आ गए तुम्हारे? फिर से ट्राई किया, आया? I still would request you to again check them back because none of them are that difficult. कौन सा 7वां? कौन सा वाला? बाकी बच्चे? हाँ, क्वेश्चन नंबर ट्राई किए, हार्ड जा रहे थे तो कितने किए? 1 से लेके 5 तक मत बोलना उसके अलावा, क्योंकि वो हम क्लास में कर चुके हैं। 7th आ गया तुम्हें? जितना टाइम परमिट करेगा हम उतना करेंगे। हाँ हाँ, कितना आ रहा है? ओके एक बार 7th क्वेश्चन में देखिए, पेज नंबर 110। इसके 2-3 क्वेश्चंस बाकी, मैं फिर से चाहूँगी आप लोग घर पे करें उसको। बाकी बच्चे, 2 बच्चों ने कुछ जवाब दिया है, बाकी बच्चों का अभी तक कॉपी खुला ही नहीं है। दिखाइए होमवर्क, दिखाइए। ये इधर टर्न द पेज। आई टोल्ड यू नॉट टू राइट द आंसर्स लाइक दिस 1C B ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे नहीं लिखना है आंसर्स। सारे सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस ऐसे तुम लोग पीछे से देख कर आ रहे हो, बुक आपको मिल गई है सोल्यूशन की। यू ऑल्सो डिड द सेम। अभी मैं पूछूंगी, तुमसे ही पूछूंगी। हाँ, 6th क्वेश्चन के लिए आ जाओ बेटा, 6th क्वेश्चन के लिए आ जाओ बाहर। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नाटक ख़त्म करो तुम लोग। बोर्ड में नहीं मिस ये वो पे, उठो जल्दी से। एब्सेंट हो गया ना वो, कहाँ आदत आया है ना। हाँ जल्दी उठो। 6th क्वेश्चन क्योंकि तुमने एग्जैक्टली कॉपी कर लिया है कहीं से, आई वॉन्ट यू टू डू इट बिकॉज माई अल्टीमेट गोल इज मेक यू अंडरस्टैंड। आप समझो उन क्वेश्चंस को। ऐसे कैसे आप लोग, मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या किया है। जल्दी आओ बाहर, वो लेकर आओ, मॉड्यूल लेकर आओ। 6th क्वेश्चन, take the half board, solve it there. 6वां क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर। बाकी बच्चे 7th क्वेश्चन एक बार देखें। 7th क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, आई स्टिल एम लुकिंग फॉर द आंसर्स। होमवर्क, कितना डाउट है तुमको ना, कि कितना डाउट है? कितना डाउट है? आप लोग पीछे से कॉपी करके आएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोल्यूशन बंद करिए, बताइए कितने डाउट है क्वेश्चंस में। कल 4-5 क्वेश्चंस होमवर्क थे ना। हाउ मेनी आर द डाउट्स? कौन सा? 2nd क्वेश्चन? 2nd क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना क्लास में। 2nd क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में, और कई बार कर चुके हैं, वेरिएबल फोर्स। हाँ, और उसके अलावा 7th 8 9 10 आपके कल होमवर्क थे। 8 और 9 किया? दिखाओ, कॉपी किया ना? अरे बाप रे, ये तुम्हें आ गया फ्यूल रॉकेट वाला? कैसे किया ये बताओ। dm/dt क्या होता है? नाटक नहीं करो प्लीज़, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या पढ़ाया है, उसमें से भी तुम लोगों को ठीक से नहीं आ रहा, तो तुम लोग एक रैंडम क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया भी नहीं है वो कैसे आएगा? बताओ dm/dt क्या है? तो जो तुमने लिखा है, जो तुमने बोला है कि गूगल से आधा आ गया, क्या आ गया बताओ? dm/dt कहाँ लिखा है और क्या है? बहुत नाटक हो गया तुम लोगों का। बताओ तुम भाई साहब,
परसों स्कूटी से कहाँ जा रहे थे? उसको उठा के, अंबर को उठा के। क्लास में तो नहीं आए, सर को बताया था? ओके बताओ आंसर, कितने क्वेश्चंस किए? हाँ मैं कह रही हूँ क्वेश्चंस कितने किए? घर पे रह गए कोई बात नहीं, किए हैं तो आते ही होंगे ना। कितने किए क्वेश्चंस? स्टिल ये 10 क्वेश्चंस कितने दिन से होमवर्क चल रहा है? 4-5 दिन, पूरा हफ्ता हो गया ना ये 10 क्वेश्चंस होमवर्क करते हुए तुम्हें। उसमें भी बच्चे कॉपी करके लेकर आ रहे हैं। बताओ बेटा, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द आंसर। dm/dt क्या है जो तुमने लिखा है? अच्छा टोटल मास, dm इज टोटल मास। तुम लोगों में जब तक ये बदलाव नहीं आएगा ना कि खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है, टीचर कितना भी बोलता रहे, स्टिल द सेम। कैसे आ जाते हो तुम लोग क्लास में? कितने क्वेश्चंस डाउट हैं? 8। उसके अलावा? हाँ 5th वन क्लास में कर चुके हैं। S1 = 4:2 कुछ आंसर आया था उसका। 10th हो गया? हाँ उसके अलावा आ गया? आ जाओ बाहर। 7th वाला आ जाओ, सॉल्व करो। हमारे बच्चे को नहीं समझ आया, जल्दी आओ बाहर। हाँ हाँ कितना नहीं आया बताओ ये पहले। हाँ 3 आए। व्हाट आर द नंबर ऑफ दोस क्वेश्चंस? बेटा 1st से लेके 5th तक हम क्लास में कर चुके हैं। अब उसमें भी डाउट है तुम्हें? क्या क्वेश्चन बताओ मुझे। कहाँ थे तुम इस टाइम पे? एब्सेंट थे तब। आई कांट हेल्प बेटा, आप लोग एब्सेंट भी तो फालतू रीजन। देखो पीछे के सारे बच्चे जितने उर्दू वाले थे सारे एब्सेंट है ना। आज जिनकी कॉपी देखनी थी ये होता है, फिर कल आएंगे मैम मुझे समझा नहीं। दिखाइए मैडम होमवर्क। आज ये बच्ची फिर एब्सेंट है। मैंने कहा था आए दिन एब्सेंट होते। नो मैम मैं एब्सेंट नहीं होती मैम। और उसका क्या हाल चाल है महाभारत का? हॉस्टल कल भी तो नहीं आई थी। आंसर क्वेश्चंस कौन से आए? ये वाला आ गया तुमको? 6th आई एम टॉकिंग अबाउट 6th आ गया ना। चलो आ जाओ बोर्ड में तुम भी जाओ। यूज़ योर नेल्स एंड डू इट। तुम लोगों का भी बहुत है। सर ने मुझे तुम लोगों के बारे में एक बहुत ही अच्छा सजेशन क्या, एक हिंट किया है। आप लोग दिखते बहुत स्मार्ट हो, बनते बहुत स्मार्ट हो, बट जब नोटबुक में बात आती है ना किसी को कुछ नहीं आता। और ये चीज़ मैं पूरी तरह से रियलाइज़ करें। इवन इफ़ यू आर गेटिंग दी आंसर्स बट यू आर एक्चुअली डाउन। आप लोग बहुत स्मार्ट बन रहे हो कि सब आता है, सब कुछ आता है, सब कर सकते हैं, बट लिटरली कुछ नहीं आता। बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज, नो बडी इज़ वर्किंग हार्ड। नाटक करने में 1 नंबर। जो इंस्टा रील्स चल रहे हैं ना उन्होंने आपको एक चीज़ ज़रूर सिखा दी है, नाटक कैसे करना है। एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो बट द थिंग इज़ दैट इट्स वेरी वेल विजिबल, नॉट गुड एक्टर्स। 1 हफ्ते से 10 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। कल जाते जाते मैं बोल के गई थी बोर्ड में आना है एक बच्चे को। स्टिल तुम लोग बेशर्मों की तरह कहीं वो तुम्हें सोल्यूशन बुक मिल गई है उसको कॉपी करके आ गए। मुझे पता है वो नहीं आने वाला, मुझे अच्छे से पता है। कब छोड़ोगे ये नाटक मुझे नहीं पता। वो ना कि dm/dt टोटल मास बाय टोटल टाइम, मतलब मैंने छोड़ो। आई डिडंट इवन आस्क यू द क्वेश्चन, आई आस्क्ड दैट व्हाट इज दैट टर्म मीनिंग, टोटल मास बाय टोटल टाइम। dm/dt अभी तक हम वो पढ़ रहे थे। कितना नाटक कर रहे हो, रीफिल वेस्ट कर रहे हो, पेजेस वेस्ट कर रहे हो, समझने का टाइम नहीं तुम लोग उसमें निकाल रहे हो। हंसी किस बात पे आ रही पता नहीं। आता है तुम्हें कि नहीं आता है? नाटक नहीं करो। देखो एक एक्टर आपके सामने है। और कितने बच्चों ने 6th क्वेश्चन किया है? सारे एक्टर्स अभी बाहर निकलेंगे क्योंकि आई नो नन ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट ऑन योर ओन। हैव यू? दिशा कल एब्सेंट क्यों थे? हाँ यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है। मैं जितनी जगह गई हूँ, पेरेंट्स डू नॉट टेक 11th एंड 12th के बच्चे बाहर एट ऑल। आप लोग तो आराम से, थोड़ा फीवर आता है घर पे बैठ जाते हो। पेरेंट्स धक्का मारते हैं कि जाके पीछे बैठो और कुछ सीख के आना, अनलेस ICU की नौबत आ जाए। 11th एंड 12th के पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं। आप लोग कैसे आए दिन छुट्टी लेके घर पे बैठ जाते हो, बाहर चले जाते हो, घूमने चले जाते हो? आई लिटरली वांट टू मीट देम।
सो नहीं, लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, दूसरे वाले मॉड्यूल में तो मैं गई ही नहीं हूँ अभी तक। ले एक और आया, एक और अजूबा आया। वर्क पावर एनर्जी में अभी तक पहुंची भी नहीं हूँ होमवर्क के लिए। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिमेनिंग 2000 क्वेश्चंस लेफ्ट इन दिस, एंड व्हाट आवर स्पीड इज, वी आर डूइंग 10 क्वेश्चन, नॉट इवन 10 क्वेश्चंस इन 1 वीक। When will you complete the 1000 remaining questions? 1000 भी नहीं, 3000 होंगे इसमें बचे हुए questions, फर्स्ट यूनिट से लेके 4th यूनिट तक मात्र। टोटल आपके सिलेबस में यूनिट्स कितने हैं दत्ता? आप जो 11th क्लास कर रहे हो और जो फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हो, टोटल यूनिट्स कितने हैं? नंबर 3 यूनिट्स ही हैं ये दादा। तो उस हिसाब से तुम्हारा सिलेबस हो गया है भाई, 12th में चलो, क्योंकि हम तो 5वें में हैं। हाँ, तो नाइकी लास्ट चैप्टर का नाम क्या है जिसने हेल्प किया? नहीं आता ना? जाइए। लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? स्टिल लुकिंग फॉर इट, क्योंकि आपके मॉड्यूल में जो है वो पार्ट्स में है। अच्छा, आपके पास आंसर मॉड्यूल है? आंसर मॉड्यूल के इंडेक्स में देखा? तुम्हारी टीचर अभी भी मैं ही हूँ बेटा। हाँ, तो लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? अच्छा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। ये कौन है? नाइजरा फॉल्स, नाइग्रा तुम्हारी है? क्या है? वेव्स। हिमांशु, आता है 6वां क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक वाइज वार्म अप का 6th क्वेश्चन देख रहे हो अभी। अनुष्का, आता है आपको 6th क्वेश्चन? आपने तो कर लिया ना? आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद ऑल ऑफ दिस नाउ। आप लोग डेली जो होमवर्क नहीं कर रहे हो, 7th क्वेश्चन में डाउट कैसे हो सकता है? FT graphs gives you what? FT graph gives you what दत्ता? Nobody will help, दांत तोड़ के हाथ में दूंगी। जितने भी तुम्हारे 36 है ना, 32 हैं नाइकी, कितने दांत है तुम्हारे? काउंट नहीं किया गए करके। FT graph gives you what? अरे भैया, वेलोसिटी। अब अगर बाहर जाके या किसी से भी हिम्मत हुई ना बोलने की कि मैडम नहीं पढ़ाती, नहीं समझ आता, तो अपने आप में ना पहले एक पत्थर लेना और मार लेना ऐसे खींच के। FT ग्राफ गिव्स यू व्हाट? मैंने 2 ग्राफ को बार बार वर्बली रिपीट किया है, FT एंड FD। सो FT ग्राफ गिव्स यू व्हाट? Velocity, impulse, yeah, and impulse is what? Change in momentum। चलो कहीं तक पहुँचे हम। 7th क्वेश्चन एक बार देखो, वो ग्राफिकल क्वेश्चन है। I'll do it for you। बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो यार तुम लोग सच में। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। क्या है वो? आई स्टार्टेड रीडिंग द क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम। बाप रे, हो गई सबको? सबकी बुक मिल गई? आधा क्वेश्चन हो गया। एक 2 kg का मास है और एक फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। नाखून अच्छे हैं? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? छी 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 छी। मतलब क्या है नाइकी इसका? किसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है?
हाँ, तो ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? हाँ, मैं इधर हूँ, बोलो। हाँ, तो ये कैसा वाला फोर्स है? सेंटेंस में ही लिखा है ना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंजेस विथ टाइम, यानी उसका जो नंबर है वो समय के साथ बदल रहा है। इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, क्या बोल रहे हो? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वो वेरिएबल हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 110। एफ टी यानी फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया आपको क्या बताता है? वेलोसिटी नहीं है यार, चेंज इन मोमेंटम। बाप रे, वेलोसिटी कौन सा ग्राफ बताता है? क्या पागलपंती छाई हुई है तुम्हारे ऊपर? वेलोसिटी कौन सा टाइम ग्राफ बताता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये तो हमको पता है ना। स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल नॉट टोटल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे से टाइम में, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इन दोनों को डिवाइड करने से वेलोसिटी आ रही है, यानी कि ये जो ग्राफ का एस और टी ग्राफ का जो स्लोप है ये तुम्हें वेलोसिटी देगा। कौन सा? एस टी, नॉट एफ टी। स फ डिफरेंस पता है ना, फोनेटिक्स पढ़े हैं ना हमने नर्सरी 1 LKG UKG में। स एस टी ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, एफ टी ग्राफ द एरिया। फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करने से कौन सी क्वांटिटी मिलती है हमको? फोर्स और टाइम, force into small interval of time, a huge force for a small interval of time, impulse मिलता है हमको। impulse का सिंबल क्या है? J, so J is equal to F डेल्टा T। ये है एक्चुअल तुम्हारा फॉर्मूला। F और T को मल्टीप्लाई करने से, मैंने बार बार ये चीज़ बोला है कि एरिया कैसे मिलता है? दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से, यानी कि अगर इसको F को और T को इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इम्पल्स मिलेगा। और इम्पल्स इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। मैंने बार बार आपको ये चीज़, पता नहीं कितने बच्चे किस दिन आते हैं, कितने बच्चे किस दिन नहीं आते हैं, नॉलेज उसी दिन निकल जाती है, फिर अगले दिन बोलते हैं कि एब्सेंट हो गया था इसलिए पता नहीं है। उस दिन क्लियरली यहाँ पे समझाया था कि एरिया हमेशा चेंज देता है, एरिया हमेशा चेंज देता है। तो ये जो एरिया है इम्पल्स तो दे ही रहा है बट एरिया हमेशा चेंज देगा। सो द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? अगर इस मास को मैं कांस्टेंट ले लूँ, सो एफ वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? एट दिस 10 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। तो ये क्या लग रहा है ग्राफ से? ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल है? ऑब्वियसली पूरे ग्राफ के लास्ट में तो फाइनल, यानी कि आपको ये फाइंड करना है। वी आई के बारे में क्या कह सकते हो आप? क्योंकि इट वॉज एट रेस्ट। जब रेस्ट वर्ड आ गया मतलब तुम्हें उसमें इंफॉर्मेशन दी है, जैसे ही रेस्ट वर्ड आ गया तो ये टर्म हो गया ज़ीरो, यानी कि एम वी एफ इज इक्वल टू एरिया।
अब एरिया कैसे निकालेंगे हम? आपको यहाँ पे पैंट मत देखो, इधर देखो। एरिया कैसे निकालेंगे हम? कौन से जियोमेट्रिकल फिगर्स हमको दिख रहे हैं? पहला ट्राइंगल दिख रहा है, फिर एक आई डोंट नो स्क्वायर या रेक्टेंगल, मुझे तो रेक्टेंगल दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 10 है। ये एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? एक ट्रेपीजियम है क्योंकि इसमें 2 पैरेलल साइड्स हैं, बाकी दोनों हमें नहीं पता। और तीसरा क्या है? ट्राइंगल है। टोटल 4 जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। तो एरिया निकालने के लिए आपको चारों को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मास जो आपको शायद 2 kg दिए उससे डिवाइड कर दो तो आपको वी फाइनल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है बट तुम लोग का लेवल अभी बहुत पीछे है। FT ग्राफ गिव्स यू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। और हमें मोमेंटम से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो दिमाग में इंस्टेंटली मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाना चाहिए क्योंकि हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना। इंस्टेंटली ये सारी चीज़ें आनी चाहिए दिमाग में। और जैसे ही आपने ग्राफ देखा, F और T देखा, पता चल गया चेंज इन मोमेंटम का ग्राफ चेंज इन मोमेंटम के एरिया से हमें मिल जाएगा। चेंज इन मोमेंटम एरिया ऑफ द ग्राफ से हमें मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब कितने बच्चों को इसमें डाउट था? आपने ट्राई तक नहीं किया इसको? सॉल्व करो अभी। बोर्ड से देख के लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप करो। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? हाँ नहीं, आप लोग आंसर मत दो, चुप रहो, आप बताओ। एंड इनटू हाइट। फाइंड आउट एंड टेल मी द आंसर जल्दी से। कल आए थे तुम? क्यों? हाँ, कौन सी तबीयत खराब थी? सर दर्द, माइग्रेन जैसा कुछ वेरियस वैसा इशू है, मेजर इशू? सर दर्द था तो घर पे बैठ गए। घर पे कौन कौन रहता है? दे स्टे एट होम और दे ऑल्सो गो फॉर वर्किंग? मम्मी घर पे रहती हैं। शी अग्रीड जब तुम घर पे रुक गए तो कि ठीक है बेटा सर दर्द है रुक जा, ऐसा उन्होंने बोल दिया? ऐसा तुम नहीं करो, ठीक है? आ जाया करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया पहला वाला? हाँ 10 आया। हाफ बेस कितना है यहाँ पे? 2 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया? 2 इंटू 10। ओके। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आया? हाफ। सम कितना आया? सम कितना आया? 10 प्लस 20 30 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट वाला बेस इनटू हाइट। क्या यहाँ तक पहुँचे या इसको भी वेट कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त आज फिर एब्सेंट हो गया, क्या है उसकी प्रॉब्लम? तुम्हारे साथ ही रहता है ना वो? पूछा नहीं तुमने उससे? एरिया ऑफ 1 2 3 4, ये क्या है? 1 2 3 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
सॉरी, श्योर. सो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इसका सम डिवाइडेड बाई आपका मास कितना है क्वेश्चन में 2 kg. फिफ्टी कैसे आया था अनुष्का? ग्राफ. ये सम करने में कितना टाइम लग रहा है आपको? पहला देखो हाफ 2 into 10 प्लस 2 into 10 प्लस हाफ 2 into 30 2 into 30 प्लस हाफ 4 into 20 2 into 30. ये मैंने 20 क्यों लिखा है यहाँ पे? वेयर इज़ योर ग्राफ? सिक्स है और 4 है. ये 2 है ना? 2 into 30. क्या हो गया आप लोगों को? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40. कहाँ जा रहे हो 300-400 में आप लोग? हाँ कितना है तुम्हारा? ऐसे हंस रहा है. कितना है? हाँ कैसे? मुझे तो ये 100 से ऊपर दिख ही नहीं रहा है. 317 कैसे आ गया? या आ गया. अब तो मेरा भी आ गया. पैरेलल साइड 70 into 20 20 नहीं है. इनटू हाइट. इनटू हाइट. ये वाला हाइट नहीं. मैंने भी वही मिस्टेक किया. ये वाला हाइट नहीं. सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम. अच्छा उसके वजह से 317 आया. हाँ ऐसे बोल रही थी. सही क्या आया आंसर? 100/2 दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लगभग 45 मिनट लगा. ठीक है. शुरू से शुरुआत, कितने कितने बच्चों ने किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया. हरे कृष्ण. चलिए फिर आगे बढ़े या रहने दें? अभी ये वाला क्वेश्चन में भी आया नहीं होगा आपका क्योंकि वो 1 2 3 4 लिख के बैठे हैं. A very important question, write down the question. A 1 kg block come to the work force and energy only, sorry work energy and power. A 1 kg block situated on the, पिछला वाला क्वेश्चन हुआ है, अब ये वाला कर लिया, दिखाओ आंसर आया लास्ट में. डोंट लीव दोस क्वेश्चन. कुछ भी तो नहीं आया तुम्हारा. पैरेललोग्राम कहाँ था भैया पूरी डायग्राम में? तुम लोग ना लिटरली आर यू मेकिंग मी पीपल सिक. लिटरली मेकिंग मी सिक. दिखाइए सोल्यूशन दिखाइए.
अपने से क्या, अपने से कुछ भी तो नहीं किया ना, तो डायग्राम ड्रॉ किया किधर, एरिया ऑफ द ग्राफ, मास वेलोसिटी। तुम्हें क्या समझ में आएगा इसमें, तुमने क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये एम वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सम। बेटा कुछ नहीं लिखा है, मुझे तो दिख रहा है ना सामने सोल्यूशन, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब है, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल ही था डायग्राम में, उसके अलावा बाकी दो एरियाज कहाँ हैं, क्या किया, कुछ भी नहीं किया तुमने, बस आंसर लेकर आ गए जल्दी जल्दी। किसके साथ बैठ के पढ़ाई करते हो, अकेले पढ़ते हो, किसी का साथ लो, जो तुम्हें लगता है कि मुझे समझा सकता है, साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी कर सकता है, उसके साथ बैठो पढ़ो, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू योर नोटबुक्स ना, मुझे लगता है कि आप लोगों का स्टैंडर्ड अभी तक सिर्फ 7th क्लास का है, 6th 7th क्लास का है। यू पीपल आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। आप लोगों ने प्रॉपर डायग्राम भी नहीं ड्रॉ किया, उसमें लिखा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। दिखाइए कॉपी। लास्ट क्वेश्चन। क्या अभी मेरे आने के बाद बहाना चालू कर देते हो यार तुम लोग, मेरे आने का वेट करते हो कि मैं फटाफट तुम्हें, कहाँ है लास्ट क्वेश्चन, ओपन करो। और अभी किसी का पेन नहीं चलना चाहिए, ना कि आई टोल्ड यू नॉट टू, पेन नहीं चलना चाहिए अभी किसी का। तुम्हारा आंसर, वेयर इज द डायग्राम? ऐसे नहीं करना है सोल्यूशन, जैसा 1 2 ये सब चीज़ें हैं, बाद में बता दिया कि 1 इज इक्वल टू, ऐसे नहीं करना है, दिस इज सो इम्प्रैक्टिकल। तो अभी कॉपी करिए ना उसका। वो छोड़ो, ऊपर कहाँ है, टोटल एरिया कैसे, एमवीएफ क्या है, टायर का नाम, नहीं तो जो यम वी आई इनिशियल कट हो गया उसके लिए 0 इसलिए 0 टू एरिया फिर से एरिया डाल के ट्रायंगल। चलो आ जाओ बाहर, समझा अच्छा रहे हो, आ जाओ बाहर। तुम्हें नहीं आता, सीधा एडमिट करो ना कि नहीं आता है, आ जाओ आ जाओ, डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आ जाओ। तो नाटक करना बंद करो। वो वी आई कैसे कट हो गया? 0 टू स्टार्टिंग से हाँ, इसलिए पहला वाला एरिया कौन सा एरिया है, ट्रायंगल दूसरा, रेक्टेंगल तीसरा, ट्रेपेजियम चौथा, एंड ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बताओ। हाफ इनटू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑल साइड्स, हाँ, इनटू इनटू, 8। वो मिस क्यों किया तुमने, वो लिखना, बताइए बेटा। A 1 kg block situated on a rough incline, situated on a rough incline is connected to a spring of spring constant, spring of spring constant 100 Newton per meter, 100 Newton per meter. Full stop. The block is released from rest. The block is released from rest with the spring in the unstretched position, with the spring in the unstretched position. Full stop. The block moves 10 centimeter. The block moves 10 centimeter. 10 centimeter down the incline.
down the incline before coming to rest. Before coming to rest. Full stop. Find the coefficient of friction. Find the coefficient of friction between the block and the incline. Between the block and the incline. Full stop. Assume that the spring has a negligible mass. Spring has a negligible mass and the pulley is frictionless. And the pulley is frictionless. Answer. Draw the diagram. Read the question twice, thrice. Hare Krishna. Hare Krishna. डायग्राम ड्रॉ हो गया. अब क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से. A 1 kg block situated on a rough incline. जैसे रफ आ गया आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल आएगा. Rough incline is connected to a spring constant 100 Newton per meter. अब स्प्रिंग है और उसका कांस्टेंट दे दिया है, यानी कि उसके फोर्स और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का भी यूज़ होगा यहाँ पे. द ब्लॉक इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन. जैसे ही ब्लॉक को रेस्ट मतलब ब्लॉक को उन्होंने स्लैंट में डाला और वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, पर इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है. जितना नीचे ब्लॉक डिस्प्लेस होगा उतना स्प्रिंग में x की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ये हम समझ पा रहे हैं. द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर. ब्लॉक कितना मूव हुआ? 10 सेंटीमीटर. यानी कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ? 10. ऑब्वियस है ना यार, मतलब सीधी सी बात है. अगर ब्लॉक नीचे जाएगा वो डिस्प्लेस होगा तो खींचेगा किसको पीछे पीछे. So 10 centimeter down the incline before coming to the rest. Find the coefficient of friction between the block and the incline. आपको क्या फाइंड करना है? Coefficient of friction फाइंड करना है. कैसे करोगे? MGH कहाँ से आएगा? यहाँ नहीं आएगा. आपको हिंट ये दिया जा रहा है कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा. ये ब्लॉक बेसिकली इसको नीचे कोई पुल कर रहा है क्या? ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट उसको हेल्प करेगा नीचे ले जाने के लिए? हाँ, विच mg? एक mg है जो सीधा का सीधा नीचे लगता है. एक mg साइन थीटा है और एक mg कॉस थीटा है. जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में है.
सो कौन सा कंपोनेंट है, कुछ लगा है क्या, तो कहीं खोए हुए हो तुम बेटा, बार बार वहीं नीचे देख रहे हो, क्या सोच रहे हो बताओ। इस ब्लॉक को नीचे ले जाने में ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट उसको फोर्स कर रहा है, mg। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस mg साइन थीटा। जैसे ही ये ब्लॉक मूव होने लगा, जैसे ही ये ब्लॉक मूव होने लगा तो उसके ऑपोजिंग फोर्स कौन सा होगा और किस डायरेक्शन में होगा। स्प्रिंग तो है वहाँ पे, अभी फ़िलहाल हम यहीं पे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन, ठीक है। और उसके अलावा स्प्रिंग ने भी काम किया ना, यानी कि अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो उसका काम इज इक्वल टू उसकी स्टोर एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, ओके, सो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जो सेम डायरेक्शन में उसको ऐड करो, यहाँ पे ये n कैसे फाइंड करोगे, नॉर्मल इज ऑलवेज इन एन इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू व्हाट, mg cos थीटा, mg cos थीटा। लॉज ऑफ मोशन का भूल गए क्या, n इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव इज इक्वल टू mg sin थीटा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे mg cos थीटा हुआ करता था और उसको बैलेंस कौन करता था, नॉर्मल। सो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब जो भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल करना है, आप लोग करिए, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में ये बोला है कि थोड़ा डिस्प्लेस तो हुआ, यानी कि काम हुआ, उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया। जब रेस्ट पे आ गया तो LHS इज इक्वल टू दी RHS। सो LHS में कोई एक होगा और फाइनली RHS में कोई एक होगा। डायरेक्शन मैंने बता दिया है। इसमें फोर्स कहाँ पे डेवलप होगा, अगर स्ट्रेच इस तरफ हो रहा है जो कि 10 सेंटीमीटर का हुआ है तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आपके पास 3 फोर्सेस हैं, अब बताइए क्या करेंगे इसमें, और हमें फाइंड क्या करना है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, म्यू, है ना, म्यू फाइंड करना है। प्लीज़ डू इट, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, प्लीज़ अपना ब्रेन यूज़ करते जाओ। अब कौन से दो फोर्सेस सेम साइड पे लग रहे हैं, एंड तो उन्होंने कुछ काम किया। तो पहला वाला काम क्या है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ पर आपकी कॉपी में डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। पहला वाला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन विच इज इक्वल टू दी एनर्जी स्टोर्ड, हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस उसी डायरेक्शन में मुझे ये भी दिख रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ब्लॉक जितना नीचे डिस्प्लेस होगा उतना ही तो ऊपर उसका फ्रिक्शन भी काम करेगा। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्टली हमने एनर्जी लिख दिया है, इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो ये तो सिर्फ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 मीटर। इसको सॉल्व करना है और म्यू की वैल्यू लेकर आनी है। n आपको पता है mg cos थीटा होने वाला है, mg cos थीटा होने वाला है, और थीटा कितना है 37। क्या इस लेवल के क्वेश्चंस हम सोच पाएंगे कि हम कर सकते हैं अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो? नहीं, पहले मुँह ऐसा हो गया। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो कौन रोकेगा तुमको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए एनीवेज, म्यू mg cos थीटा कितना है, मास कितना है 1 kg, ग्रेविटी 10, cos थीटा cos 37 कितना होता है, श्योर 4/5, सो दिस इज 2, सो म्यू 8 म्यू आपका ये आ गया। म्यू ही अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है, बाकी आप सॉल्व करो। k कितना दिया हुआ है,
100 वही है ना, और ये x कितना दिया हुआ है का स्क्वायर, सब कुछ दिया है, बस म्यू फाइंड करना है, करो फाइंड। मैंने कहा डायरेक्टली नहीं लिखना है। Here, according to the diagram, two forces are acting in the same direction, which are spring force and spring force and the frictional force। ये पूरा sentences लिखना है, मैंने पहले ही कहा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप नहीं कर सकते। कर ही रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। पहले आंसर निकालिए एंड देन आई विल टेल यू द स्टेटमेंट दैट यू हैव टू राइट। निकालिए पहले आंसर, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। आंसर वेरी क्लोज, वी कैन कंसिडर। मुझे पता नहीं इसका आंसर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट वेरी क्लोज। yes, that is the answer। 0.125, 126, anything। So the coefficient of friction is 0.125। Will it have any unit? The coefficient will have any unit? बताइए, आप ही बताइए, आपका हो गया नहीं ना? coefficients will never have a unit। समझ आया? constants का, coefficients का कोई यूनिट नहीं होता है। कैसे? जैसे कि नहीं, फिजिक्स में भी रहता है, मैं पूछ रही हूँ जैसे। चलो पहले कोएफिशिएंट का यूनिट क्यों नहीं है? ये कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू एन। ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है, तो म्यू इज इक्वल टू सम फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स, दोनों न्यूटन न्यूटन में होगा, कैंसिल, तो कोएफिशिएंट्स का नहीं हो रहता। चलो ठीक है, आंसर 0.125। दो बच्चे केम अप विद द आंसर। ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसी क्वेश्चन को दोबारा उठा के करोगे, देखने में कितना खराब लग रहा है, बट सॉल्व करोगे तो बहुत इजी लगेगा। वही वहाँ तक आपको पहुँचना है। कैसे पहुँचोगे? 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी पहुँचोगे। हो गया सभी का? E इज इक्वल टू एंड ऑफ लाइफ। कौन सा है? नहीं, वो छोड़ो, कौन सा सब्जेक्ट है? ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? लव का फुल फॉर्म है क्या? अयो ए सुनो, V से वेस्ट नहीं होता, W से वेस्ट होता है। लॉस ऑफ मनी, पैसा कमाओ फिर लॉस करो। आउट ऑफ माइंड, वेस्ट ऑफ मनी, एंड ऑफ लाइफ। हमारे पेरेंट्स नहीं करते क्या तुमसे? एंड ऑफ लाइफ वो बोलेंगे तो हैं? चल 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 चल, काम कर। उसका देख रहे हो और अपना आंसर दूर दूर तक ठिकाने पे नहीं है।
जेन्युइनली ऑनेस्टली बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया समझ में? आंसर वाले तो ठीक हैं, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया? देखो दोबारा इस क्वेश्चन को, डायग्राम में देख के बना लेती हूँ। तो नाइकी, पता है क्या करने की आवश्यकता है तुम्हें ज़िंदगी में? हाँ, क्या करने की आवश्यकता है? इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड इफ यू सिंपली एक्टिंग दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्या करने की ज़रूरत है? काहे की प्रैक्टिस? So you have a 1 kg block and a spring attached to this pulley. This spring and the block are attached to one another and those are placed in an inclined plane, inclined at an angle of 37 degree. Question में ये बोला है कि initially तो ये stable है, पर कब तक ये stable रहेगा भाई? It won't, क्योंकि वो inclined plane में आ चुका है और inclined plane में naturally उसकी mass और उसकी gravity की वजह से एक फोर्स अपने आप यहाँ पे डेवलप हो जाएगी जो उसको फोर्स करेगी कि वो नीचे आ जाए। और वो हमने लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस टॉपिक्स में क्लियरली देखा था कि कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, mg sin थीटा। क्या ये टर्म आपको याद है पिछली क्लासेस में? अगर आप एब्सेंट थे तो आपकी गलती है, ये बार बार रिपीट नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर ये सरफेस है तो इसके ऑपोजिट में एक नॉर्मल होगा, तो जस्ट उसके ऑपोजिट में हमारे पास एक mg cos थीटा था, क्योंकि mg जो था वो वेट था, वो नीचे की तरफ था। कई बार ये डायग्राम हम देख चुके हैं। अब ये जो mg cos sin थीटा है, mg sin थीटा जो है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ब्लॉक। हाउ मच द ब्लॉक हैज़ मूव्ड ड्यू टू दिस मास एंड दिस ग्रेविटी? 0.10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज़ नॉट एन SI यूनिट, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू दी SI यूनिट विच इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, उतना वो स्ट्रेच हुआ, उतना ये ब्लॉक नीचे आया। अगर ये नीचे आ रहा है तो किसको साथ में स्ट्रेच कर रहा है? वो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्ट्रेचिंग में? इट इज़ ऑल्सो 0.1 मीटर। फाइनली ऐसा मोमेंट आया जब सब रेस्ट पे हो गया, जितना उसके पास मास था, ग्रेविटी जितना कर रही थी और थीटा जितना रिस्पॉन्सिबल था, पूरा मिला के एक डिस्टेंस खींचा, दिशा, और उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू दी 0। टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू दी 0, बट यू विल हैव टू टेल मी हाउ मेनी वर्क आर बीइंग डन। हाउ मेनी वर्क? यहाँ से शुरू करो। अगर स्प्रिंग इधर स्ट्रेच हो रहा है तो फोर्स किस तरफ? वर्क डन का फॉर्मूला चलो ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑलरेडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू दी हाफ के एक्स स्क्वायर, में एम वी स्क्वायर लिखने वाली थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमने डायरेक्टली एनर्जी लिख लिया, हमें इसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वर्क डन आ गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक के द्वारा कैसा काम किया जा रहा है? एक तो ये फोर्स लग रहा है उस पर, और डिस्प्लेस कितना हो रहा है वो 0.1। अभी देखते रहिए, बाद में बोलते हो आता नहीं है। पीछे वाला बच्चा प्लीज़ बोर्ड में देखो, छोड़ चुके हो क्या? उम्मीद की नहीं आएगा तो नहीं आएगा। सो ब्लॉक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला ही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये चीज़ मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दी है क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं आएगा, क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है? वेरिएबल फोर्स होता है। वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन वो सब करना है, इसीलिए वो सब नहीं लिखा मैंने, डायरेक्टली जो एनर्जी है वो लिख दिया। समझ में आया? अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो फोर्स कितना लग रहा है उस पर? mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेस कितना हुआ है वो बॉडी? 0.1। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका काम खत्म। नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? म्यू इनटू एन, यही है ना फ्रिक्शनल फोर्स। F इज इक्वल टू म्यू एन, यही पढ़ते आ रहे हैं ना चैप्टर के स्टार्टिंग से। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेस कितना हुआ है फ्रिक्शन, उतना ही डिस्प्लेस होगा
यानी कि उतना ही काम करेगा जितना कोई बॉडी आगे जा रही है, उतना ही वो पीछे लाने में काम करेगा। अगर मैं 10 सेंटीमीटर आगे जा रही हूँ तो फ्रिक्शन 10 सेंटीमीटर तक मेरे को पीछे लाने की कोशिश कर रहा है, तो काम कर रहा है वो, भले ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में कौन था, एक तो ये वाला किस तरफ होगा फोर्स डेवलप, लेफ्ट साइड। ये वाला फोर्स किस तरफ डेवलप होगा, राइट साइड। फ्रिक्शनल फोर्स कौन कहाँ पे, लेफ्ट। तो कौन से दो एक साथ हैं, एक तो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि इसको आप नेगेटिव लो, ठीक है। उसको फिर जब आपने इस तरफ किया तो आपके पास ये वाला इक्वेशन आ गया। अब क्लियर है मैटर थोड़ा बहुत, आगे सोल्यूशन आपका काम है। हमारे पास क्वेश्चन में k दिया हुआ है 100, सो हाफ इंटू 100 इंटू एक्स कितना है 0.1 इंटू स्क्वायर, प्लस म्यू हमें फाइंड करना है। n कितना निकला, n हमेशा mg cos थीटा के बराबर होगा। n नॉर्मल फोर्स हमेशा mg cos थीटा के बराबर होगा। कब, जब एक इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है। पर अगर कोई बॉडी सिर्फ सरफेस पे ऐसे रखी है तो n इज इक्वल टू mg। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में है ना, जैसे इंक्लाइंड आ रहा है तो थीटा की वैल्यू आ रही है। सो म्यू इंटू mg cos थीटा, m कितना है 1, g 10, cos थीटा 4/5 आपने बताया, 4/5 क्योंकि cos 37 है और ये हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं 37 53 इज इक्वल टू, इस माइनस को इस तरफ लेकर आएंगे तो 1 इंटू जी इंटू साइन थीटा कितना है 3/5 इंटू 0.1। इसमें सारी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट फॉर दिस वन एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यू वर सपोज टू फाइंड आउट। आया चल आया, बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा था आया, लंबी सांस तो ले ली। अब आया, हाफ kx स्क्वायर क्यों लिखा है वहाँ पे, work done by spring force. Why did we not take force into displacement? Force, spring force कितना है ना कि, हाँ, spring force का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, माइनस kx इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक वेरिएबल फोर्स आता है और वहाँ पे आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए माइनस kx इंटू डी एक्स इस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x इनिशियल टू x फाइनल, तब जाके आया था आपका हाफ kx स्क्वायर। और ये मैं भूलूंगी नहीं कि आप ही लोगों ने अपने नोट्स में खुद किया था और आंसर बताया था मुझे, तो ये भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स वाई वी हैव गिवन सो मच टाइम टू इट। अभी भी नहीं आया है उसको रिपीट करो, ये JEE का प्री का क्वेश्चन है तो समझो लेवल कैसा है उस पर। करने के बाद इजी लगता है बट बिफोर डूइंग इट आई थॉट दैट यू पीपल विल कम अप विद एन आंसर, दोज हु आर स्टडिंग, बट यू नॉट। चलो ठीक है, सो द आंसर इज, क्या ये सोल्यूशन हो गया है जिनका नहीं आया था, लास्ट बेंच म्यू कितना आया, हाँ कितना है बच्चा, म्यू इज इक्वल टू 0.125 या फिर 0.126, एनीथिंग। चलो आज के लिए आप एक बार सेकेंड मॉड्यूल में आके होमवर्क करो, उसके अभी भी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, कल देखते हैं मंडे को। मेरी बात सुन रहे हैं दत्ता, टिक करो। इन टेक्स्ट एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 132, न्यू मॉड्यूल 132 पेज पुराने में नहीं मिलेगा, पेज 132 इन टेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 नहीं कर पाओगे अभी, ट्राई कर सकते हो वैसे। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
जितने भी इंटेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस 1 के पहले पहले हैं आपको ये सॉल्व करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लगभग डेली कर रहे हैं। ट्राई करो, सोल्यूशन आपके सामने है, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, डू नॉट कॉपी पेस्ट। आई हैव द सोल्यूशन, डू नॉट कॉपी पेस्ट। सीखो, समय दो, समझो, नहीं आता है हम हैं, पर उसके पहले वाला प्रोसेस आपको करना है। चलो, हैव अ गुड डे। अभी करो जब तक मैम नहीं आ रही हैं। अभी लंच है तुम्हारा, ब्रेकफास्ट टाइम है? हाँ ठीक है। पेपर है? ओ लेक्चर हो गया, ऐसे वैसे कौन सा एग्ज़ाम है? कितने बजे? किसने किसने बुक बंद कर ली? हाँ, तो तुम लोग 12:30 बजे तक फिजिक्स करो। जितने एग्जाम पर ओपन बुक एग्ज़ाम है ना, हाँ तो बस हो गया, तुम सब वकील हो। भूल जाती है अभी फिजिक्स कंटिन्यू करो। महेश सर हैं, विल चेक। सोल्यूशन टाइप हो? अच्छा करो, मेरे को मत देखो, स्टार्ट डूइंग द होमवर्क। इफ इट इज ओपन बुक एग्जाम, यू डोंट हैव टू स्टडी एट